चलो भाई अपन इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर देख रहे हैं। पिछला चैप्टर जो बचे हैं उसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे ऐसा लगेगा कि 2023 के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो फाइनल गेसिंग में बन के आएंगे। फाइनल गेसिंग में बन के आएंगे, आप फाइनल गेसिंग में आप उससे पूछेंगे। चलो अपन अगला चलते हैं। 12वीं इकोनॉमिक्स का अगला चल रहे हैं अपन, यूनिट नंबर 6 और मैक्रो इकोनॉमिक्स की है ये लास्ट यूनिट। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपन पढ़ रहे हैं ओपन इकोनॉमिक्स, खुली अर्थव्यवस्था अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसकी मीनिंग क्या होती है अपन पहले ये देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होती है, गौर से सुनना। किसी भी देश में एक अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थ धन व्यवस्था, अर्थ यानी धन और व्यवस्था यानी उसका जुगाड़ करना, धन का जुगाड़ करना। प्रत्येक देश अपने आप को चलाने के लिए या नागरिकों को चलाने के लिए धन तो रखता ही होगा ना, तो वही है अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था की मीनिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छे से समझना। खुली अर्थव्यवस्था की मीनिंग होती है, गौर से अच्छे से समझेंगे आप। खुली अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक रूप से अन्य देशों के साथ, अर्थात एक देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात करती है। इस क्रिया को ही हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। सिंपल शब्दों में बताता हूं, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बहुत ही अच्छे समझना। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जब कोई एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करती है या लेन देन करती है, तो उस क्रिया को ही खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब ओपन है कि आज अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया चाइना के साथ व्यापार कर सकती है, जापान के साथ कर सकती है, इंग्लैंड के साथ कर सकती है। इसको कहते हैं खुली, ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है, बहुत ही अच्छे से समझें। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक लेन देनों को अंजाम दे सकती है या वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात कर सकती है। इस क्रिया को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विद अदर कंट्री, अर्थात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है विद अदर कंट्री के साथ। ओपन इकोनॉमिक्स विच आर इकोनॉमिक्स आर एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद द अदर कंट्री इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। अरे कुछ नहीं करना यार, एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्थिक लेन देन। अरे यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यार आर्थिक लेन देन मतलब क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी माल पहुंचाएगा, माल लाएगा। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, इसको हम एक प्रकार का संबंध भी कह सकते हैं आयात और निर्यात का दूसरे देशों के साथ। तो क्या लिखेंगे? खुली अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक रूप से अन्य देशों के साथ होता है जिसमें वह अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या आयात और निर्यात करता है। उस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। बंद अर्थव्यवस्था में तुम अपने देश में केवल क्या कर सकते हो? आयात और निर्यात अपने देश में कर सकते हो बस। तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन, आप किसी भी देश के साथ आर्थिक रूप से संबंध बना सकते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओपन इकोनॉमी which is economy export and import the goods and services to another and other countries. This economy is called open economy. Open economy, it is the open economics related to economical transactions. Economic transaction, ये एक economic transaction होता है जो वन कंट्री अदर कंट्री के साथ क्या करती है। इसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब समझ में आ गया? 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन, खुली अर्थव्यवस्था क्या है समझाइए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इकोनॉमी? अब नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं अपन
खुली अर्थव्यवस्था के 3 तरीके। किस प्रकार से करती है वो, किस प्रकार से वो लोगों के साथ आर्थिक संबंध बनाएगी और आयात निर्यात करेगी, तो कैसे कितने तरीके हैं उसके, ठीक है। 3 वेज ऑफ ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगी, आउटपुट मार्केट, उसका होगा निर्गत बाजार, आउटपुट मार्केट। अब आउटपुट मार्केट को समझना, निर्गत बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें एक देश वस्तु और सेवाओं को अन्य देश में क्या करेगा, आयात और निर्यात करेगा, इसे कहेंगे क्या, निर्गत बाजार। तो क्या लिखेंगे कि जो खुली अर्थव्यवस्था होती है वह वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करती है दूसरे देशों के साथ, इस प्रकार वह अपने व्यवहार को पूरा करती है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सी है, आउटपुट मार्केट। अब आउटपुट मार्केट में आप लोग क्या लिखेंगे, द फर्स्ट बेस ऑफ द ओपन इकोनॉमी, द ओपन इकोनॉमिक्स आर सेंड टू गुड्स एंड सर्विस टू अनदर कंट्रीज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ ओपन इकोनॉमी। इस प्रकार से ये अपना क्या करती है, संबंध बनाती है। अरे आर्थिक संबंध कब बनेंगे, 2 देशों के साथ बनेंगे ना, और जब तुम माल वहां पहुंचाओगे और वहां से माल लाओगे तभी जाके क्या होगा, संबंध बनेगा, तभी जाके वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ओपन इकोनॉमी, नहीं तो ओपन इकोनॉमी नहीं कहलाएगी। अगला पॉइंट चलते हैं अपन, क्या, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है, अरे सिंपल यार, जो ओपन इकोनॉमी होती है वो क्या करती है, कई बार देशों को पैसा देती भी है और देशों से पैसे लेती भी है। तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल काम करने का भी वो काम करती है। इस प्रकार इस तरीके से वह क्या करती है, अपने काम को करती है और आर्थिक संबंध बनाती है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप अटैच करती है ईच अदर, एक दूसरे से, मतलब वहां पे तुम लोग पैसे का आदान प्रदान करोगे एक देश दूसरे देश के साथ। अब तीसरा नंबर पे क्या है आपका, श्रम बाजार। अब श्रम बाजार में ओपन इकोनॉमी क्या करती है, अरे सिंपल यार, अपने देश के मजदूर विदेश जाते हैं, विदेश के मजदूर, तो इस प्रकार क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में काम होता है और एक रिलेशनशिप क्या होती है, बनती है। तो इस प्रकार से ओपन इकोनॉमी क्या करती है, अपना काम करती है। इज दैट क्लियर? ज्यादा टेंशन मत लो, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं अपन लोग, ठीक है। अब ये है मेन इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, जो 100% गारंटी 101% परीक्षा में आएगा, 100%। हिंदी में उटपटांग नाम लिखे आएंगे, अदायगी संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन, पर इंग्लिश में पहचान लेना एक ही नाम आएगा, BOP और BOT, बॉब और बॉट। BOP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और BOT का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हिंदी वाले इंग्लिश में देख लेना, तुमको उटपटांग नाम आएंगे, हिंदी वाले उटपटांग नाम आएगा, अदायगी संतुलन के महत्व बताइए, अदायगी संतुलन के ये बताइए, अदायगी संतुलन के वो बताइए, भुगतान संतुलन शेष के ये बताइए, तुमको उटपटांग नाम आएगा। तुमको केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट करना यार, बात होती है खत्म। इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी एक ही नाम आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाकी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब यहाँ से आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। अब अदायगी संतुलन या भुगतान संतुलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बार बार रिपीट होगा, इधर ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं है, ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए, अदायगी संतुलन को भुगतान संतुलन, हिंदी वाले समझेंगे, अदायगी संतुलन को भुगतान संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें किसी देश की एक निश्चित समय में अंतरराष्ट्रीय लेन देनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, या ब्यौरा होता है एक निश्चित समय में। जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात करता है या अंतरराष्ट्रीय लेन देन करता है, तो उन अंतरराष्ट्रीय लेन देनों का जो ब्यौरा होता है वो एक संक्षिप्त रूप में होता है। उस संक्षिप्त रूप को ही हम भुगतान संतुलन या अदायगी संतुलन कहते हैं। फिर से समझ लो, भुगतान संतुलन को अदायगी संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। भुगतान संतुलन एक प्रकार का एक संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें एक देश के निश्चित समय में
एक देश के निश्चित समय में अंतरराष्ट्रीय लेन देनों का विवरण प्रस्तुत होता है या अंतरराष्ट्रीय लेन देनों का विवरण उसमें होता है, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ना समझ में आए तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, भुगतान संतुलन एक प्रकार का संक्षिप्त विवरण है। जब कोई एक देश एक निश्चित समय में अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को करता है तो उन अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को एक संक्षिप्त विवरण के तौर पर दर्शाया जाता है, उसे है भुगतान संतुलन कहा जाता है। नहीं आया समझ? अपने तरीके से लिख सकते। अब हिंदी वाले अपने तरीके से, नेवर माइंड, कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अरे यार भैया, एक स्मॉल क्या है? स्टेटमेंट, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, किसी कंट्री के एक सर्टेन टाइम पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसे कहते हैं हम क्या? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप अपने तरीके से आंसर बनाएं। आपके लिए ये लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर्टेन टाइम पे, जब कोई कंट्री के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस सर्टेन टाइम पे होते हैं और उसे जिस स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड किया जाता है उस स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं अपन? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्मॉल स्टेटमेंट of international transaction of the country in certain time is called balance of payment. Balance of payment. अरे अपने तरीके से लिखो ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ क्या? स्मॉल क्या? स्टेटमेंट। और which statements are recorded in an international transactions of the country in the certain time. The countries are certain times done the many international and international transactions occur the many countries. The all international transactions are recorded in shortly form. The form is called short statement. The short statement is called balance of payment. अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये जो इंटरनेशनल क्या है? ट्रांजैक्शन है जो कि एक सर्टेन टाइम में हुए, जो किसने किया है? किसी एक देश ने। any countries when the any countries are occur international transactions in the certain time, the international transactions are recorded. Which statement? This type of statement is short statement. The short statement is called BOP, balance of बात होती है खत्म। मीनिंग नहीं आई समझ में क्या? अबे कुछ नहीं करना है। इंटरनेशनल क्या? ट्रांजैक्शन। अरे कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है। आज हमारा भारत चीन के साथ कर रहा होगा, जापान के साथ कर रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये इंटरनेशनली तो क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार। जब एक देश एक निश्चित समय में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को करता है और उसे एक सूक्ष्म विवरण में लिखता है, उस सूक्ष्म विवरण को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्मॉल स्टेटमेंट। इन दिस स्टेटमेंट recorded international transactions of countries occur in the certain time. This is called balance of payment. Is that clear? क्लियर हो गया कि नहीं? अब चलो अगला देखते हैं इसकी क्या महत्व है। इधर देखिए, भुगतान संतुलन का महत्व देखते हैं। अब महत्व आ जाए, कार आ जाए, उद्देश्य आ जाए, कुछ भी XYZ, हिंदी वालों को अदायगी करके कुछ आएगा। हाँ, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या BOP देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है अपना भारत देश दूसरे देश के साथ क्या करेगा? आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। किसका? गुड्स एंड सर्विस का। तो इससे पता क्या चलेगी? अबे इंटरनेशनल पोजीशन पता चलेगी अपन को BOP के माध्यम से, कि हमारे क्या रिश्ते हैं विदेश के साथ और विदेशों के क्या रिश्ते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या पता चलेगा? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? हिंदी वाले ऐसा लिखेंगे, भुगतान संतुलन
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक होता है जिसके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाया जाता है तथा सरकार अपनी आर्थिक नीति का निर्माण बीओपी के माध्यम से करती है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? भुगतान संतुलन से अंतरराष्ट्रीय स्थिति का पता चलता है, अर्थात भुगतान संतुलन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक होता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाया जाता है, जिससे सरकार सही क्या करती है? आर्थिक नीति का निर्माण करती है देश के लिए, अच्छी से अच्छी आर्थिक नीति बनाती है। फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बीओपी, तुम बीओपी भी लिख सकते हो, द बीओपी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, द बीओपी found the economic conditions of the countries and the government established to best economic policies for the country, और ये कंट्री के लिए अच्छी से अच्छी आर्थिक नीति निर्माण करने का काम करती है। कौन? बीओपी। कौन करवाएगा? सरकार करेगी बीओपी के माध्यम से। सिंपल रे, बीओपी जो है सबसे पहले तुम लोग देखो, इंग्लिश में लिखना बहुत आसान है, मैंने नोट्स में लिख दिया हूँ, ज़्यादा फोकट की टेंशन मत लेना, वहाँ पे लिख दिया हूँ, बहुत सरल भाषा में लिख दिया हूँ, बहुत सरल भाषा में लिख दिया हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है बिल्कुल तुमको, ठीक है? सारी टेंशन मैंने ले लिया हूँ तुम्हारी, ठीक है? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट द प्रॉपर इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ द कंट्री कैन बी इवेल्युएट, अर्थात यह प्रॉपर तरीके से क्या करता है? देश की इकोनॉमिक कंडीशन को पता करता है। ऑन दिस बेसिस प्रिपेयर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, और फिर इसी से गवर्नमेंट क्या बनाती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। या फिर मेरा वाला समझ में आ रहा है मेरे जैसे लिख देना, मेरा वाला बहुत आसान है, समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। नंबर 2 चले, विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति का ज्ञान। तो आप क्या लिखेंगे? भुगतान संतुलन के माध्यम से विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है कि देश ऋण प्राप्त कर रहा है या ऋण दे रहा है, और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, यह बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से पता चलता है। क्यों? क्योंकि भुगतान संतुलन एक ऐसा संतुलन होता है जिससे हम विदेश से जब इंपोर्ट करेंगे तो पैसा वहां देंगे तो हमारे यहाँ पैसा कम होगा, और जब हम वहां एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा वहां से आएगा तो हमारे यहाँ पैसा ज्यादा होगा। तो वही तो पता करना है। अरे भुगतान संतुलन क्या पता करता है? भुगतान संतुलन यही तो पता करता है कि अरे यार देश की स्थिति क्या है, देश ऋण प्राप्त कर रहा है या ऋण दे रहा है, और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हो रही है या कमी। जब हमारे भारत के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो विदेशों में जमा कर देता है, तो विदेशी कोष बढ़ रहे हैं या विदेशी कोष कम हो रहे हैं, इसकी जानकारी भुगतान संतुलन से हो जाती है। तो क्या लिखोगे? भुगतान संतुलन के माध्यम से ऋणों की विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भुगतान संतुलन से यह पता चलता है कि देश ऋण प्राप्त कर रहा है या ऋण दे रहा है, और यह भी पता चलता है कि विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। इस बात की जानकारी भी हमें बीओपी से पता चलती है। तो क्या लिखेंगे? द सेकेंड इंपोर्टेंस ऑफ बीओपी, नॉलेज ऑफ फॉरेन लोन्स एंड पेमेंट्स, ठीक है? द बीओपी फाउंड द कंट्रीज condition, the countries are loans taking are provided, अर्थात वो लोन ले रही है या लोन को प्रोवाइड कर रही है, and BAP found the foreign investment fund are less or more, कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस बात की जानकारी भी पता चल जाती है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। भुगतान संतुलन का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर पड़ता है, जिससे विदेशी लेन देन से राष्ट्रीय आय कितनी प्रभावित हुई है इस बात का पता चलता है। भुगतान संतुलन एक ऐसा यंत्र होता है जिससे यह पता चलता है कि विदेशी लेन देनों से राष्ट्रीय आय कितनी प्रभावित हुई है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है या राष्ट्रीय आय घटी है, इस बात की जानकारी हमें बीओपी से पता चलती है। तो बीओपी नो द इफेक्ट ऑन नेशनल income by the BOP found the how much affected the national income of our country. So this situation is found only with the help of BOP. ये BOP से ही पता चलता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अबे जब विदेशों में माल बेचेंगे वहां का पैसा आएगा तो राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, और वहां से ज्यादा खरीद के लाओगे तो हमारा पैसा वहां जाएगा तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो यही तो पता चलता है कितनी प्रभावित हुई है, कम हुई है या ज्यादा हुई है। अगला चलते हैं अपन मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान। तो क्या लिखेंगे, भुगतान संतुलन के माध्यम से मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे यह पता चलता है कि मुद्रा अवमूल्य से यह पता चलता है कि निर्यातों में वृद्धि हुई है या निर्यातों में कमी हुई है। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब, मुद्रा अवमूल्यन से यह पता चलता है कि हम विदेशों में निर्यात ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इस बात की जानकारी वहां से प्राप्त होती है भुगतान संतुलन से। तो अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी बाय फाउंड द BOP the export conditions are increases and decreases, कि एक्सपोर्ट कंडीशन इंक्रीज है या डिक्रीज है, इस बारे में पता करता है कौन, BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने वहां लिख दिया, टेंशन मत लेना। ये हो गया। अगला चलते हैं। अब भुगतान संतुलन समझ में आया आपको। अब जो भुगतान संतुलन है BOP, अब वो डिसबैलेंस हो गया है। क्या हो गया है, अब वो डिसबैलेंस कैसे हो गया है। ठीक है, अब डिसबैलेंस में एक बात याद रखना, डिसबैलेंस में क्या होगा, हमारे देश की मुद्रा कम होगी क्योंकि हम विदेशों से ज्यादा खरीद के लाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे। अब देखो भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण लिखिए, कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन BOP। तो पहला, जनसंख्या में वृद्धि। आज वर्तमान परिवेश में देखें तो भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या के पालन पोषण पर बहुत सारा धन सरकार खर्च करती है, परंतु सरकार के पास धन नहीं होता है तो सरकार विदेशों से ऋण प्राप्त करती है और जनसंख्या का पालन पोषण करती है। इस प्रकार जब वो ऋण की अदायगी करती है तो ब्याज सहित उसे बहुत सारी राशि विदेशों में देनी पड़ती है, जिससे हमारे देश की राशि कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा BOP डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में चला जाता है। The main reasons of the disequilibrium of BOP increases the populations of our India. Our India population increases day by day. The government are managed to our population getting to foreign loans and after pay more than amount. So BOP is disbalance। तो BOP क्या हो जा रहा है, डिसबैलेंस हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। तुम्हें इतना नहीं लिखना, इतना ज्यादा मत लिखना, डायरेक्ट ये लिख देना यार, जनसंख्या बढ़ने के कारण BOP डिसबैलेंस हो जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द मेन कॉजेस ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द BOP इंक्रीजेस द पॉपुलेशन। द इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो द BOP इज डिसबैलेंस। ऐसा लिखो ना यार, काय को भुगत की टेंशन ले रहे। अगला चलते हैं अपन लोग, क्या अगला पॉइंट, प्रदर्शन प्रभाव। देखिए इधर भुगतान संतुलन असंतुलन होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि भारत के लोग और देश के लोग, हमारे भारत देश के लोग प्रदर्शन प्रभाव पे आ रहे हैं। वह विदेशियों के जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी संगति में वह उसी प्रकार की महंगी से महंगी वस्तुओं के प्रदर्शन प्रभाव में जी रहे हैं, जिसके कारण उस प्रकार की वस्तु वह विदेशों से खरीद के ला रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश का धन विदेश चला जा रहा है और वर्तमान परिवेश में जो BOP है वो डिसबैलेंस हो जा रहा है। प्रदर्शन प्रभाव सबसे बड़ा क्या है, कारण है।
कि लोग उन्हीं की जैसी चीज अब क्या करने लगे, पसंद करने लगे। और बड़े बड़े लोग अब विदेशों से वस्तु मंगा रहे हैं अपने शौक के लिए, तो इससे पैसा, देश का पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है ना। इसी से तो हमारा बीओपी डिसबैलेंस हो गया। बीओपी क्या हो गया, डिसबैलेंस। भाई याद रखना, देश की मुद्रा देश में रहना चाहिए। हाँ, विदेश से भला ले आओ, परंतु देश की मुद्रा विदेश नहीं जाना चाहिए। अगर गई तो जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बीओपी कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी देश की। इज दैट क्लियर? तो अपन क्या लिखेंगे, भुगतान संतुलन आज वर्तमान परिवेश में असंतुलित हो गया है। उसका एक प्रमुख कारण है प्रदर्शन प्रभाव। भारत देश में रहने वाले लोग विदेशों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वस्तु हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो भारतीय लोग विदेशों से वो वस्तु मंगाते हैं, जिससे हमारे देश का बहुत बड़ा धन विदेश चला जाता है, और परिणाम स्वरूप जो हमारा भुगतान संतुलन है वह असंतुलन में बदल जाता है। तो द मेन कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है उसके कारण भी बीओपी डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय ऋण। वही वाली बात लिख देना। आज वर्तमान परिवेश में हमारे भारत देश में जो भुगतान संतुलन है वो असंतुलित हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से ऋण ले रही है, और जब ऋण लेती है तो उसकी अदायगी में बहुत सारा पैसा ब्याज के रूप में उन्हें वापस करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की मुद्रा, हमारे देश का धन विदेश चला जाता है, और फलस्वरूप हमारे देश में भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाता है। ठीक है, The main causes of disequilibrium in BOP and international loans. The Indian government are taking more international loans by foreign, and after they pay more than amount. So our economic condition is badly destroyed. बुरी तरीके से बर्बाद होती है, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लॉट ऑफ मनी क्या हो जाती है, हमें विदेशों में क्या करनी पड़ती है, ऋण के तौर पे चुकानी पड़ती है। भाई ऋण लिए हो तो चुकाना पड़ेगा, ब्याज सहित। इसी के कारण ये जो हमारा जो बीओपी है वो क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम। इंटरनेशनल लोन सब उसमें लिखा है, टेंशन मत लेना, बहुत सरल भाषा में लिख दिया हूं उसमें मैंने। ठीक है, निर्यात मांग में कमी। अरे यार, तुम्हारे पास बीओपी कब अच्छा रहेगा, जब तुम निर्यात मांग में अपनी कमी कर दो, पर तुम निर्यात मांग में कमी कर ही नहीं रहे हो, धन वहां से क्या करते चले जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको पहुंचाना चाहिए तो आप वहां से क्या करके आ रहे हो, लेके आप आयात ज्यादा कर रहे हो, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। तो क्या लिखेंगे, वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो भुगतान संतुलन के कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है निर्यात मांग में कमी। आज भारत देश बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात नहीं कर पा रहा है, वस्तुओं को नहीं पहुंचा रहा है, जिसके कारण भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल गया है। ठीक है ना? The main reasons are converted to BOP in balance, in disbalance, the decrease in export demand. Decrease in export demand. The Indians are getting to more than imports. बहुत ज्यादा imports क्या कर रही है वो वहां से, वाई फॉरेन से कर रही है, और फॉरेन में एक्सपोर्ट डिमांड को क्या कर रही है, कम कर रही है। मैं कहता हूँ माल कम लाओ और माल ज्यादा पहुंचाओ। ज्यादा पहुंचाओगे तो फॉरेन मनी मिलेगी, तो अपने बीओपी कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक है, तो निर्यात मांग में कमी, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड इज द मेन रीजंस ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई इसको सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम हुई उसको क्या करना है, सॉल्व। भुगतान संतुलन के असंतुलन को सुधारने के उपाय, क्या मेजर्स हैं इसके, क्या मेजर्स, इसको कैसे सुधारें। मेरे से मत पूछो, ये जो पॉइंट है ना उसी को उल्टा कर दो, नहीं में बोल दो उसी को। सबसे पहला पॉइंट क्या था, जनसंख्या में वृद्धि। तो क्या करना चाहिए, जनसंख्या में कमी। भुगतान असंतुलन का सबसे बड़ा कारण होता है जनसंख्या में वृद्धि। अतः भुगतान असंतुलन को अगर रोकना है तो जनसंख्या में कमी करना पड़ेगा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी डिसइक्विलिब्रियम रिमूव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।
समझ गए? पहले कारण बता के इसको रोक देना। भुगतान असंतुलन का प्रमुख कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, अर्थात भुगतान असंतुलन को यदि हम रोकना चाहें तो उसके लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी भुगतान असंतुलन संतुलन की स्थिति में आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? तो आप लोग कैसे लिखेंगे? अपन कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो अपन क्या लिखेंगे? द फर्स्ट मेजर्स करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी डिक्रीज इन पॉपुलेशन। बस इंग्लिश वाले को ज्यादा टेंशन नहीं है, ये पॉइंट डालो और इसी से मिला के इसको लिख दो, खत्म हो गई कहानी। इंग्लिश वालों को ज्यादा लिखने की जरूरत रहती, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। समझ में आएगी? हिंदी मीडियम को घसीटना पड़ता ज्यादा, समझ रहे हैं आप? सीधी बात, नो बकवास के उसमें जीरो आप। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? अगला इंग्लिश में तुम लोग कैसे लिख सकते हो? इधर टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? इधर देखो, द सेकंड मेजर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट। हो गया? अब अगला लिखोगे यही वाला। कैसे लिखेंगे? The third measure correcting disequilibrium of balance of payment, decrease in import and increase in export। वही दे दिए बत्ती। अगला देखो आप, विदेशी पर्यटक, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, अट्रैक्ट करो उनको। जितने विदेशी लोग आएंगे वो अपन को क्या देके जाएंगे? मनी। विदेशी मुद्रा जब आएगी तो बैलेंस जो असंतुलन है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा। कल्पना करो, कैसा ही भी विदेश का पैसा आना चाहिए, बात होती है, और धोखे से देश का पैसा गया, खत्म, डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा अपने में। इसलिए वहां का पैसा आना चाहिए, वहां का पैसा आना चाहिए। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? इधर देखिए, ठीक है, मेजर क्या लिखेंगे? द फोर्थ मेजर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बेस्ट एक्शन attraction of foreign tourist, attract to foreign tourist and given to many foreign money, show the disequilibrium of BOP is balanced, और वो क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा जब पैसा आएगा। तो भाई देश में पैसा आना चाहिए तो वो रहेगा बैलेंस, और धोखे से देश से पैसा चला गया तो वो हो जाएगा डिसबैलेंस। तो अपन अपने लिए बैलेंस बहुत जरूरी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बीओपी, देश की मुद्रा देश में ही रहना चाहिए, नहीं तो करेंसी कम हो सकती है अपने देश की, फिर तुम्हें जबरन में दूसरों से उधार लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो कि निर्यात मांग में हम वृद्धि करके भी असंतुलन को रोक सकते हैं। हमें आयात मांग में कमी करना चाहिए, आयात मांग में कमी करके हम डिसइक्विलिब्रियम को रोक सकते हैं। हमें विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन करना चाहिए, हमारे देश में नए पर्यटक स्थल खोलना चाहिए और विदेशी लोगों को बुलाना चाहिए, जिससे बड़ी मात्रा में हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी और जो हमारा भुगतान संतुलन आज असंतुलन हो गया है वह संतुलित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ठीक, कोई डाउट? चलिए, मोस्ट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 100% छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है? 2023 और 2023, ठीक है? ना छपे ऐसा हो गई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ऐसा हो नहीं सकता कि ये परीक्षा में छपे ही ना, इसकी ऐसी की तैसी, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जो मैं गैसिंग में दूंगा। इज दैट क्लियर? जब फाइनल गैसिंग आपको मिलेगी तो आप दन उसको वॉच करके क्लिक करेंगे कि ये हो गया और कौन सा नहीं हुआ, धन से मेरे से समझेंगे, आंसर लेंगे। और धोखे से अगर वो क्वेश्चन आ गए तो वो तुम जानो भैया। इसीलिए तुमको 2 महीने पहले ही गैसिंग मिल जाएगी। जो 2023 में आने वाले क्वेश्चन है उसमें नए क्वेश्चन भी आने वाले, जो मैंने नहीं पढ़ाया प्लीज पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो तुम्हारी हेडेक। और आंसर पूरे मेरे पास लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। आप मुझसे मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबरन में पड़े चूहे खा रहे हैं उनको इधर उधर रजिस्टर, समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे 101% और आके ही रहेगा परीक्षा में, आके ही रहेगा। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताइए, ठीक है? बीओटी बोलो इसका फुल फॉर्म, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बीओपी का फुल फॉर्म, चलो अपन लोग देखते हैं। अरे अभी तो पढ़ के आए अपन, ये सब वही चीजें, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मीनिंग अब बहुत अच्छे से समझिए, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा। आयात व निर्यात का जो अंतर होता है, वस्तु और सेवाओं का
वस्तु और तो वस्तु और सेवाएं तो होती यार, ये बताने की कोई जरूरत तो ना है यार। ठीक है, तो इधर देखिए व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो अर्थ समझिएगा, आयात व निर्यात का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। कुल लेनदारियों व देनदारियों का जो अंतर होता है उसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट्स ऑफ फॉरेन मनी इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज दैट क्लियर? समझ गए? अरे हिंदी वाले तुम क्या लिखोगे, कुल लेनदारियों व देनदारियों का जो अंतर होता है और वो सब विदेश की होंगी। अरे इसके अंतर्गत अपन एक देश दूसरे देश से बिजनेस करता है ना, समझ रहे कि नहीं? एक पॉइंट समझ में आया? अब मदे आइटम समझो, अरे बहुत आसान, व्यापार संतुलन में दृश्य मदों का समावेश होता है जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य अदृश्य दोनों मदे दर्शाई जाती है। कितना इजी है। तो इधर देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर गौर से सुनो इधर, ठीक है, ओनली एंड ओनली विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ गए? विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड, बोथ आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट 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 समझो रे। अवधारणा, व्यापार संतुलन की अवधारणा संकुचित है जबकि भुगतान संतुलन की अवधारणा, अब समझिएगा क्या लिखेंगे, बीओटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका नैरो है तो कैसे लिखेंगे आप, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नैरो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइड। इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस इंपोर्टेंट, व्यापार संतुलन व्यापार की दृष्टि से कम इंपोर्टेंट है, व्यापार की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज लेस इंपोर्टेंस विथ द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेड, अर्थात ट्रेड की दृष्टि से व्यू ऑफ पॉइंट, तो व्यू ऑफ ट्रेड पॉइंट की दृष्टि से लेस इंपोर्टेंस है जबकि ये मोर इंपोर्टेंस है। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज मोर इंपोर्टेंस, मोर इंपोर्टेंस विद द पॉइंट ऑफ ट्रेड। इज दैट क्लियर? तो ये कैसा है, ये है मोर और ये है, अपन को लिखना है 4, मैंने लिखा कितने, 4 ही, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? और 1 2 इधर से चुरा लेना, इधर से चुरा लेना, 5 6 इधर हो जाएंगे। लिखना अपन कितने, 4, 4 ही लिखना। पहले बताओ, ये समझ 2023 है, नहीं आया होगा तो बता दो, अभी 2023 है बिल्कुल, और छपेगा ही परीक्षा में। अब अगला चलो, चल यहाँ पे देखिए मदे आइटम्स, देखिए गौर से सुनिए, व्यापार संतुलन में दृश्य मदे दर्शाई जाती है जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे दर्शाई जाती है। ठीक है, अब इधर देखना, इसमें इंग्लिश में अपन लोग क्या लिखेंगे, ओनली विजिबल आइटम्स इन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो दिखती, जैसे कोई गुड्स है, कोई सामान है तो वो दिख रहा है, दिख रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ से फर्नीचर पहुंचाया जापान तो दिख रहा है, ठीक है, परंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट में इधर देखना, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दिखने वाली जैसे फर्नीचर पहुंचाया, आदर्श वाली, कुछ आदर्श वाली है जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारा आशीर्वाद पहुंचा दिया, अब आशीर्वाद दिखेगा क्या, तो कुछ दिखने वाली और कुछ नहीं दिखने वाली, और दिखने वाली कौन सी होती है, ना दिखने वाली अभी मैं पढ़ाऊंगा ना आगे तुमको, ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं? yes, अब यहाँ पे चलो इम्पोर्टेंट, ये सुनो, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों के पॉइंट तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए परिभाषा, डेफिनेशन देखो, व्यापार संतुलन, अरे वही तो है यार, अरे यही तो है रे दादा, व्यापार संतुलन पहला वही, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, तो द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मैंने क्या लिखा, वही तो लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अरे दोनों एक ही है यार भाई,
हिंदी में नहीं लिखा, समझ जाओगे हिंदी वाले। अरे वस्तु और सेवाओं का क्या रे, वस्तुओं का आदान, वस्तुओं का आयात और निर्यात का जो अंतर है उसे कहेंगे क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इधर बाजू में चलो, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब यहाँ पे सर्विसेज भी आएगी, बस यहाँ सर्विसेज नहीं आएगी, हाँ यहाँ माल बस आएगा, वहां पे सेवा भी आ जाएगी। अब बस सेवा बस जोड़ना है, आंसर अपना क्या हो गया, देखो क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट बैलेंस, चालू खाता संतुलन। चालू खाता संतुलन एक ऐसा संतुलन होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का अंतर होता है, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का अंतर होता है, उसे चालू खाता संतुलन कहते हैं। और जो केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। समझ गए? तो आप लोग क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इज कॉल्ड करेंट अकाउंट बैलेंस। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी है ये, सबसे ज्यादा ये आईएमपी है, सबसे 100% आईएमपी, 100% आईएमपी है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? 100% आईएमपी है क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलें। अब मैं नहीं बता रहा आइटम्स यार, अरे यार आइटम्स मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी आइटम्स लिखा और वही पॉइंट लिखा, क्या जबरन की मजाक है यार, नहीं आ रहा समझ में? अरे ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। अब मैंने यहाँ ट्रांजैक्शंस करके लिख दिया, अबे तुमको कोई जरूरत है कि ट्रांजैक्शंस की, तुम ऐसा लिखना ओनली विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तुम अपनी स्टाइल में लिखना, कोई दिक्कत? मैंने नई स्टाइल में लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, व्यापार संतुलन में केवल दिखने वाली मदों का व्यवहार किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड द ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स but the current account balance visible transactions of visible and invisible items। अगला कॉन्सेप्ट, अरे खत्म कर दिए यार, बैलेंस ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट इज नैरो और करंट अकाउंट बैलेंस इज वाइडर। अगला स्कोप, बैलेंस ऑफ ट्रेड स्कोप इज नैरो, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ वाइडर। पार्ट, it is part of current account balance, it is part of current account balance। यहाँ देखो, that comprises of balance of trade, balance of trade। अपन को करना है 4, कितने लिखे? 5। कोई 4 कर लेना। हिंदी वालों को समझ में आएगा नहीं ये बताओ? अरे ये कर लेना ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको छोड़ो, पर करना कैसे कर लेना, इट इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, अर्थात व्यापार संतुलन चालू खाते का अंग है। और यहाँ पर दैट कंप्राइजेस द बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये भी इसका इसी में है, इसी में शामिल होता है, ट्रेड अकाउंट में ही शामिल होता है। ऐसे करके ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बताइए आपको क्या समझ में नहीं आता? ठीक, सेकंड वाला कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो अब इधर देखो, हाँ, ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, तो अपन क्या लिखेंगे, इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, केवल यहाँ पर विजिबल आइटम्स को दर्शाया जाता है, ऐसे आइटम्स को जिसे तुम देख सकते हो, और यहाँ पर देखने और ना देखने दोनों वाले प्रकार को वहां पर क्या कर सकते हैं, दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्विसेज, अब कोई तुमको सर्विस है तो तुम उसको कैसे देख लोगे सर्विस को? ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको सर्विस दे रहा है, आपको मतलब मान लीजिए भाई जियो की कंपनी आपको सर्विस दे रही है, आप बात कर रहे हैं, तो उसको देख कहाँ रहे हो तुम लोग? यस सर। आपकी बात कान पे बकायदा हो रही है, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसी हो, ठीक हो ना, चलो ठीक, ओके बेबी, तो समझ में आ रहा है, पर देख कहाँ रहे हो आप? सेवा को देख रहे हैं? नहीं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो यहाँ पर विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। और बताइए।